जैसे कहा जा रहा है कि गुजरात में अगर मान लीजिए बीजेपी अपनी जमीन खोती है तो एक 24 का इलेक्शन की दिक्कत होगी, उसका गुजरात में अपनी पकड़ नहीं है, संगठन नहीं है। मेरा मानना है कि बड़ी चुनौती विपक्ष के अलावा बीजेपी के अंदर से भी ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है, इसके लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। अगर ये गुजरात की जमीन में कुछ भी खोते हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार बना भी ले, लेकिन अगर इनका वोट बैंक गिरता है तो भी बीजेपी के अंदर से एक बड़ी चुनौती खड़े होने की आशंका हो सकती है। इस बारे में विनोद जी आपका क्या मानना है? विनोद जी, ये आपसे ब्रजेश जी पूछ रहे हैं कि अगर ये कम आते हैं तो क्या इंटरनल लीडरशिप में चैलेंज होगा? मैं एक मेरा और है विनोद जी, आप वो बात पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि जिस उसमें मेरा एक और है, क्योंकि ये कल जो अमित शाह साहब ने जिस ढंग से फिर से वो मनमोहन को, एक तो वो राहुल गांधी को राहुल बाबा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 2024 में अपना टिकट राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन होगा उसका कटवा लो। फिर उन्होंने बताया कि मौनी बाबा के जमाने में आतंकवादी आते थे चले जाते थे, फिर वो पुलवामा याद आने लगा। इशू वही है कि वो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, यही कोर, इसी पे उनको वोट चाहिए। और जो ब्रजेश जी कह रहे हैं वो भी जरा दोनों का जवाब देखिए मैंने पहले ही कहा है कि वो उनके टेस्टेड फार्मूले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो वैचारिक डीएनए है, वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण उसकी बुनियाद है। वो चाहे पाकिस्तान के नाम पर हो, चाहे पुलवामा को लेकर के हो, चाहे आफ्ताब को लेकर के हो, चाहे सोहराबुद्दीन को लेकर के हो, चाहे कुछ भी लेकर के हो, गाय को लेके उसके लिए, वो उनका वैचारिक डीएनए है। तो वो उस राजनीति से, जैसे अगर सामाजिक न्याय के जो नेता होंगे आंदोलन मंडलवादी, तो घूम फिर करके वो जाति की राजनीति पर आ जाते हैं, ऐसे ही जो है जो हिंदुत्ववादी राजनीति है वो घूम फिर करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पे आ जाती है। ये वैचारिक डीएनए, उससे आप बाहर जा ही नहीं सकते। और फिर गुजरात में तो उनका टेस्टेड हथियार है, वो तो गुजरात में उनका जो है टेस्टेड हथियार है। तो यहाँ पर वो मुद्दा तो आना ही आना है आखिरकार। दूसरा मुद्दा जो है, मैंने कहा कि चूंकि मोदी जी गुजरात से हैं और मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी ने खुद को गुजरात के पूरे संस्कृति और गुजरात के जीवन और गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में पूरे देश में अपने को प्रोजेक्ट किया है। यहाँ तक तो उन्होंने कहा था गुजरात हमने बनाया है, यानी वो तो ऐसे में जो गुजराती अस्मिता का मुद्दा है वो भी उनका एक बड़ा हथियार है कि भाई हम गुजराती अस्मिता के असली प्रतिनिधि हम हैं होल सोल। ये कहां से आम आदमी पार्टी वाले आ गए, ये तो बाहर के हैं। कांग्रेस पार्टी का गुजरात से क्या लेने देना, वो तो जो है नाम की, मतलब वो इसलिए तो वो उनका तीसरा उनका विक्टिम कार्ड कि भाई देखिए हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदुओं हितों के लिए लड़ रहे हैं, हम सबके लिए गुजरात के लिए लड़ रहे हैं, और सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कोई हमको नाली का कीड़ा कहता है, कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई हमारी औकात दिखाता है। तो ये सारी चीजें जो गुजराती मानस के भावनाओं को झकझोरती हो, वो उनका एक अंतिम हथियार आप कह सकते हैं, जिसको वो ब्रह्मास्त्र मानते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या इस बार ये ब्रह्मास्त्र चलेगा? अभी तक तो 2002 से लेकर 2019 तक ये चलता रहा है गुजरात में, तो अब क्या चलेगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है जो हमारे दिलीप गोहिल जी ने जो लगातार, मैंने चूंकि इनको सुना है दोनों बार, इनका जो कहना है कि शायद इस बार ये मुद्दा, ये भावनात्मक मुद्दे उस तरह से नहीं चल रहे हैं जैसे पिछले चुनावों में चले हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक चुनौती बीजेपी को मिल सकती है गुजरात से। और पिछली बार तो आपने देखा ही था, पिछली बार 99 सीट पे जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रस्साकसी हुई, और कांग्रेस आखिर में पाला छूते छूते उसकी सांस टूट गई, जैसे कबड्डी में होता है, तो कुछ उस स्थिति में कांग्रेस पहुंची थी। तो अब जो ब्रजेश सिंह ने सवाल किया है, मैं उस पर आता हूं। अगर देखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो इस बार अपनी जो है विधायकों की संख्या गुजरात में वो 120 से ऊपर ले जाए कम से कम। वो बात तो कर रहे हैं 150 की, जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि 120 से ऊपर ले जाए वो, क्योंकि अभी तक गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक स्कोर था 2002 के चुनाव में, वो 127 का था। उसके बाद फिर 2007 में वो 117 का हुआ, 2012 में 115 पे आए, और 2017 में 99 पे आए। तो वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसे में इस बार इनकी पूरी कोशिश है कि इसको 2017 के मुकाबले 120 से 125 से 130 सीटों तक कम से कम ले जाया जाए। और आम आदमी पार्टी के मैदान में होने से उनकी उम्मीदों को इसके लिए पंख लग गए थे, और इसीलिए उनको लग रहा था कि हो सकता है हम 150 का आंकड़ा भी छू लें और माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड भी तोड़ दें। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ही बता रहे थे
कि आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे शहरों में जो डेंट करना शुरू किया, तो उससे उनको लगा तो हमारा ही वोट काट रहे हैं, तो चाहे वो कैंडिडेट को बिठाना हो, चाहे वो सारे अपने जो है तौर तरीके जो पार्टियां अपनाती है वो भी अपनाए गए। अब अगर गुजरात में 99 से कम सीटें आती है बीजेपी की, एक सीट भी अगर कम आती है, 98 भी आती है अगर, तो भी उसका संकेत जो जाएगा वो ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह उतार पर है, और वो फिर 2024 के लिए चुनौती होगी। मैं ये तो नहीं मानता कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विद्रोह शुरू हो जाएगा, कोई विरोध शुरू हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का अभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतना दबदबा, इतना कद बना रहेगा गुजरात चुनाव के बावजूद, कि वो इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर ये साहस नहीं है कि उनके नेतृत्व को चुनौती दे सके। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह उनके साथ है, जो उसका नेतृत्व है। भले कोई कुछ भी कहे कि संघ नाराज है, क्योंकि संघ के पूरे एजेंडे पर ही सरकार काम कर रही है। भाई 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, कॉमन सिविल कोड हो, हर एजेंडे पूरे एजेंडे, और ये एक अंडरस्टैंडिंग है संघ और मोदी जी के बीच में कि हमें सरकार चलाने दीजिए, आप अपना प्रसार नीचे करिए, और हम आखिर आपके एजेंडे पर ही तो काम कर रहे हैं। और संघ को मालूम है कि इसमें बीजेपी में मोदी जी से ज्यादा बड़ा कद्दावर कोई दूसरा नेता है नहीं जिसको वो अखिल भारतीय स्तर पर पेश कर सके। योगी जी को लीडर इन मेकिंग वाली कैटेगरी में रखा हुआ है संघ ने, उनको जगह जगह ले जाया जा रहा है ताकि उनकी एक पहचान बने, लेकिन अभी वो मोदी जी का रिप्लेसमेंट नहीं बन पाए हैं। इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत एकदम से भारतीय जनता पार्टी के भीतर चुनौती शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि 2024 का चुनाव फिर भाजपा के लिए आसान नहीं रहेगा। वैसे भी बिहार की घटना के बाद 2024 का चुनाव ओपन हो ही गया है। अगर गुजरात में परिणाम प्रतिकूल आते हैं बीजेपी की आशाओं के, भले सरकार भी बन जाए तो वो फिर चुनौती बड़ी हो जाएगी 2024 की, और विपक्ष का हौसला बढ़ जाएगा कि जब हम गुजरात में इनको नीचे ला सकते हैं तो देश में क्यों नहीं ला सकते। क्योंकि गुजरात जो है वो अमृत कुंड है भारतीय जनता पार्टी का, खास करके मोदी सरकार, मोदी और शाह की जो बीजेपी है, मोदी सरकार की, वो अमृत कुंड है। और अमृत कुंड में अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर उसका असर तो पूरे देश की राजनीति में पड़ेगा। इसीलिए भाजपा की पूरी कोशिश है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको अपनी जो टैली है वो पिछले चुनाव से ज्यादा लानी है। चाहे 1 सीट ही, 2 सीट, 4 सीट ज्यादा लाई जाए, लेकिन ज्यादा लानी है। कोशिश उनकी 125 सीटों की है, लेकिन बाकी कितनी आती है कितनी नहीं आती ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। ठीक है जी। ब्रजेश जी, मैं आपसे एक इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये अजीब सा मुझे खटक रहा है। अभी तक योगी जी जो थे ये इनके पोस्टर बॉय थे। आप कोई इलेक्शन देख लिए, केरल से लेकर असम तक योगी जी सबसे नंबर 1 हुआ करते थे, स्टार कैंपेनर। योगी जी गुजरात में उतना नहीं घूम रहे हैं, और सरप्राइजिंगली मुझे यह लगा कि गुजरात में केशव मौर्य जी को ले जाके घुमाया गया, जो अपना एमएलए का इलेक्शन हार गए, और केशव मौर्य वहां घूम रहे थे। तो आपको क्या लगता है? जो मुझे लगता है कि ये अमित शाह और योगी जी की जो एक प्रॉक्सी वॉर नहीं चलती रहती पर्दे के पीछे, कि अमित शाह उनको कहीं भी, तो अमित शाह योगी जी को गुजरात में आने नहीं दे रहा। उनको लग रहा है ना कि ये धीरे इनकी वो ज्यादा बढ़ रही है, लोकप्रियता ज्यादा बढ़ रही है, हु आफ्टर मोदी में योगी जी का नाम ज्यादा लोग ले रहे हैं। तो इस कंपटीशन की वजह से क्या अमित शाह आने नहीं दे रहे हैं, कि क्यों? मतलब योगी जी को गुजरात में नहीं घुमाया जा रहा। आपको क्या लगता है ब्रजेश जी, संक्षेप में? विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद जी। नहीं, ब्रजेश जी की बात को ही मैं थोड़ा सा उसमें और कुछ जोड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर ये संकेत नहीं जाना चाहिए कि गुजरात में भी मोदी जी की मदद के लिए योगी जी को आना पड़ा, तो इसलिए भी योगी जी को थोड़ा सा वो रखा गया है। लेकिन 2017 के चुनाव में योगी जी को काफी घुमाया गया था, आप याद कीजिए। तब योगी जी नए मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, और कुछ ही महीने हुए थे उनको, 7-8 महीने बने हुए, और उसके बाद योगी जी को काफी घुमाया गया। फिर छत्तीसगढ़ में बहुत घुमाया गया, फिर मध्य प्रदेश में बहुत घुमाया गया, राजस्थान में घुमाया गया, और अभी हिमाचल में भी कुछ सभाएं कराई गई, कर्नाटक में खूब घुमाया गया। दरअसल योगी जी को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच में खींचतान है। संघ चाहता है कि योगी जी को उसी तरह पूरे देश में घुमाया जाए जैसे मोदी जी को घुमाया जाता था अटल जी और अडवाणी जी के जमाने में, एक उभरते हुए नेता के रूप में और एक नई उम्मीद के रूप में, जो कार्यकर्ताओं में भी उम्मीद पैदा करे, और वोट जो जनाधार वर्ग उनका हिंदुत्व वाला है उसमें भी पैदा करे, और एक नए नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इसलिए संघ की पूरी कोशिश है कि योगी जी को हर जगह ले जाया जाए। लेकिन ये चूंकि गुजरात का चुनाव है, और गुजरात में आमतौर पर मोदी जी और अमित शाह जी उनके लेफ्टिनेंट हैं, सिपह सालार हैं, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलती हैं। और मोदी जी जब खुद मुख्यमंत्री रह रहे थे
तो भाजपा के शीर्ष नेता नाम के लिए आते थे खाली, मतलब वो आगे गांधीनगर या कुछ सभाएं छोटी मोटी करा दी गई, बाकी सारा चुनाव मोदी जी खुद लड़ते थे अपने पोस्टर पर, अपने चेहरे पर, अपने नारे पर। इस बार भी मोदी जी पिछली बार भी लड़े, इस बार भी लड़े। एक और बड़ी बात है कि दरअसल आपने केशव मौर्य और हेमंत बिश्व शर्मा का नाम लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी आगे की लीडरशिप तैयार की जा रही है मोदी जी के द्वारा, और वो अमित शाह जी की बीजेपी बनाई जा रही है। वो ये जो मोदी जी की बीजेपी है, उसके पहले अटल जी की जो बीजेपी थी, अडवाणी जी की बीजेपी थी, उसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, ये नेतृत्व था। मोदी जी की बीजेपी में का नेतृत्व जो है वो अब सामने है, हम लोगों के जो लोग हैं इस समय। अब उसके आगे की जो तीसरी पीढ़ी की जो बीजेपी बनाने की कोशिश हो रही है, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा, उसमें योगी जी से ज्यादा महत्व तो हेमंत बिश्व शर्मा को मिल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा के बयान आप देखिए, उनके बयान जितना योगी जी भी शायद उतना अब हिंदुत्व पे नहीं बोलते होंगे जितना हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं। अब वो हेमंत बिश्व शर्मा नए पोस्टर बॉय बन रहे हैं हेमंत उसके हिंदुत्व के। केशव मौर्य तो प्रिय है ही, मतलब वो पिछड़ों के नेता के रूप में उनको पेश किया जा रहा है। तो ये एक नहीं, अभी हो सकता है ब्रजेश पाठक भी बुला लिए जाएं, कोई मतलब इसकी संभावना हो सकती है कि भाई ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए ब्रजेश पाठक को बुलाया जाए। तो वो एक नया नेतृत्व तो विकसित करने की 2029 तक, 24 तो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और उसके बाद की बीजेपी कैसी हो, ये एक रस्साकशी है। संघ चाहता है वो 2024 के बाद 2029 के लिए जो बीजेपी तैयार हो वो योगी जी के नेतृत्व में तैयार हो, लेकिन एक दूसरी धारा जो है वो चाहती है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में तैयार हो, जिसमें केशव मौर्य हो, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा हो, जिसमें और उनके विश्वस्त लोग हों। तो ये एक रस्सा, इसको मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जी, बस अब मैं खत्म कर रहा हूँ। विनोद जी, आपसे और ब्रजेश, आपसे दोनों से एक ही प्रश्न है बहुत संक्षेप में। जेपी नड्डा जी ने आज फिर कोविड वैक्सीन की बात की है और कोरोना काल में कितना, आपको क्या नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नोटबंदी की बात भी करना इस समय बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, उससे उनके वोट कम होते हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना काल की बात बीजेपी को टैक्टिकली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल ऐसा है जब अगर उसकी याद करें तो सबने किसी ना किसी को खोया और बहुत खराब काम सरकार ने किया था। विनोद जी, पहले आपसे पूछ रहा, आपको लगता है कि ये जो जेपी नड्डा साहब जाके आज बोले हैं कि कोरोना काल में था कोविड, हमने वैक्सीन इजाद कर ली, इसको छोड़ देना चाहिए, टैक्टिकली ये ठीक नहीं है? विनोद जी, देखिए, अब जेपी नड्डा साहब ने अगर बोला है तो कुछ हमसे आपसे ज्यादा सोच के वो बोला होगा, क्योंकि वो 24 घंटे पॉलिटिक्स में है। हम लोग तो बाहर से रह के क्रिकेट खेलते हैं। अब वो जितने कमेंटेटर होते हैं वो बेहतर तरीके से बताते हैं कि आगे बढ़ के मारना चाहिए सचिन तेंदुलकर को, लेकिन जब खुद बैट पकड़ा दिया जाए तो पता नहीं खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। वही स्थिति हम लोगों की होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो बात ठीक है आपकी, नोटबंदी का जिक्र तो बीजेपी नहीं करती, ना बीजेपी कोई नेता करते हैं। कोरोना काल में वो कोरोना काल का जो मिसमैनेजमेंट था उसको टीकाकरण से ढकने की कोशिश करते हैं कि जैसे कितना बड़ा वैक्सीनेशन हमने किया, फ्री में किया, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, वो उसको एक उपलब्धि के रूप में। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद तबाही बहुत ज्यादा होती। तो एक तरह से तरीका है ये उनका अपना पक्ष रखने का। लेकिन जो कौशल साहब कह रहे थे, मुझे हो सकता है कौशल साहब ग्राउंड पर हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हो, लेकिन गुजरात ने हर बार हम लोगों को गलत साबित किया है, 2002 से लेके और 2017 तक। चाहे 2002 का चुनाव हो, तब हम सबको लग रहा था कि सेकुलरिज्म भारी पड़ेगा कम्युनलिज्म पर और बीजेपी जो है वो हार जाएगी। जो दिल्ली में बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात, आप लोग तो ग्राउंड पे हैं। उसके बाद 2007 में जब केशुभाई पटेल के आशीर्वाद से गोवर्धन झड़पिया और वल्लभ भाई कथीरिया और काशीराम राणा और सुरेश मेहता, सिद्धार्थ परमार, ये सारा पूरा ग्रुप टूट करके जो है सूरत में पाटीदार सरदार पटेल उत्कर्ष समिति के तत्वाधान में सभाएं हो रही थी, कहीं राजकोट में हो रही हैं। मैंने बहुत सारी सभाएं कवर की उस समय, और लाखों लाखों लोग उसमें आते थे। और फिर वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो ऐसा लगा, और कांग्रेस ने भी चक दे गुजरात का नारा दिया, और ऐसा लगा कि इस बार तो बस पलट ही जाएगा मामला, मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी। लेकिन फिर बीजेपी जीत गई। फिर 2012 में लगा कि इस बार जो है, अब तो चूंकि केशुभाई पटेल खुद खुल के मैदान में आ गए, जीपीपी बन गई है, और जीपीपी जो है सब जगह चुनाव लड़ रही है, अब तो बीजेपी के वोट कटेंगे, कांग्रेस निकल जाएगी। लेकिन फिर वो 115 सीट आ गई 2012 में। 2017 में जरूर लगा था सब लोगों को कि यार इस बार कुछ मामला पलट सकता है, क्योंकि विकास पागल हो गया का जो नारा दिया था कांग्रेस ने, और जिस तरह से कांग्रेसी उत्साहित थे और राहुल गांधी जिस तरह जीतोड़ मेहनत कर रहे थे, तो एक बार लगा था कि बिल्कुल जो है इस बार तो मामला पलट ही गया। लेकिन
पलटने की कोशिश हुई पूरी, लेकिन वो पलटते पलटते फिर वो 99 पे इकट्ठा किया। तो इस बार कौशल भाई, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे जैसे, वो थोड़ा बोलने में संकोच करते हैं, क्योंकि गुजरात की जनता का जो आखिर में आते आते उनका जो गुजराती अस्मिता और हिंदुत्व जो है जग जाता है, तो लगता है कि फिर जो है हम गलत न साबित हो जाएं, तो फिर इसलिए सब यही कहते हैं कि बीजेपी सरकार बना ले, जैसे भी बना ले, भले दिल से चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन फिर जबान से यही निकलता है कि बीजेपी सरकार बना लेगी, चाहे जैसे बना ले। ये दिल्ली में बैठे हुए या लखनऊ में बैठे हुए विश्लेषकों की एक मजबूरी कह लीजिए, या उनका जो है डर कह लीजिए या संकोच कह लीजिए, वो है।